हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की जो स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़े आनंद में चल रही होगी। आज का अपना ये वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि हम अपनी बुक फ्लेमिंगो का एक नया चैप्टर द इंटरव्यू है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और तरीका वही रखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का लाइन टू लाइन हिंदी में अर्थ समझाने वाला हूं। उसके बाद में आपके पैराग्राफ के अनुसार जितने भी पैराग्राफ बन रहे हैं उनके अपन क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पर, जैसे कि आपके आरबीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे। उसके बाद में चैप्टर के अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद में बात करें अपने एडिशनल क्वेश्चंस की, जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो आपके आरबीसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको भी अपन हल करने वाले हैं। इसका मतलब है आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट देखना है ताकि इस चैप्टर में कोई समस्या ना आए। तो अपने इस चैप्टर को शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर मैंने बता दिया है द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का नाम लेते ही आप बड़ा कन्फ्यूजन में आ जाते होगी, सर इंटरव्यू क्या होता है? तो बड़ी आसान भाषा में समझाऊंगा। अरे आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा और आप इंटरव्यू समझ जाओगे 100%। सबसे पहले बात करते हैं इसके हिंदी में अर्थ की। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। सर भारी नाम है, कोई बात नहीं, अपन इंटरव्यू यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सब काफी सही है ना, चिंता मत करो। अब बताएं कि इंटरव्यू क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ इंटरव्यू आसान भाषा में। अब आप ध्यान में रखोगे, इंटरव्यू क्या होता है कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आपकी शादी वादी की बात चलेगी, तो लड़की वाले आपको देखने के लिए आपके घर आएंगे, आपको कुर्सी पे सामने बैठाएंगे और आपसे प्रश्न पूछना शुरू करेंगे। अब मैं ऐसा इंटरव्यू दे चुका हूं भाई, तो मुझे पता है कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैं पेपर लीक कर देता हूं आप लोगों के लिए, है ना। ध्यान से सुनना, अभी नहीं काम में लेना पेपर को, ना, जो आगे भविष्य में। तो क्या प्रश्न पूछेंगे? आपकी जन्म तिथि क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या करते हो या क्या करना चाहोगे। ये 4% 100% आपके एग्जाम में आने वाले इंटरव्यू में पूछे जाने रहे, लेकिन अभी नहीं देना है इंटरव्यू, है ना। इंटरव्यू बाद में, जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। अभी सोचोगे सर इसमें भी यही पढ़ाओगे क्या? अरे इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें तो आप जब जॉब पे जाओगे कहीं, है ना, प्राइवेट नौकरी करने जाओगे या कहीं और जाओगे, अब IAS की तैयारी करोगे तो वहाँ पे इंटरव्यू आता है ना, वैसा इंटरव्यू, वो इंटरव्यू है इसमें। अपने बात करेंगे भाई क्या होता है इंटरव्यू। ऐसा नहीं कि नौकरियों में ही होता है, सारी बात करने वाले हैं, खुल के बात करने वाले हैं, चिंता मत करो। लेकिन अपने चैप्टर को शुरू करें इससे पहले अपने ऑथर के बारे में तो जानिए। ऑथर कौन? अपने लेखक के बारे में जानना जरूरी है। तो लेखक के बारे में जाने तो अपने जो ऑथर हैं वो कौन है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। 1959 वाज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज। पीटर हाउस कैम्ब्रिज में वो इतिहास के छात्र थे। स्टूडेंट तो होता छात्र, और का मतलब ऑफ का मतलब का की, और इतिहास, इतिहास हिस्ट्री मतलब इतिहास होता है भाई। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इतिहास के छात्र थे। कहाँ पे? पीटर हाउस कैम्ब्रिज में। ही वाज अ रिपोर्टर, रिपोर्टर भी थे भाई। किसके लिए? फॉर प्राइवेट आई, फॉर 10 ईयर्स। और प्राइवेट आई जो अपने पास अखबार था उसके रिपोर्टर भी रहे हैं, और थोड़े दिनों के लिए नहीं रहे हैं भाई, 10 वर्षों के लिए रहे हैं। 10 वर्षों तक प्राइवेट आई के लिए वो रिपोर्टिंग का काम करते थे। एंड हैज रिटन फीचर्स, और उन्होंने लिखे हैं भाई। फीचर्स मतलब विशिष्ट बातें या विशेष, विशेष फॉर वेनिटी फेयर, और वेनिटी फेयर जो अखबार था उसके लिए भी उन्होंने लिखा है, विशिष्ट बातें लिखी है। फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। और अपना जो नीचे वाला उद्धरण है, एक्सेप्ट का मतलब तो उद्धरण, उद्धरण मतलब जो ऐसे वगैरह है जो अपन पढ़ने वाले हैं, वो कहाँ से लिया गया है? वो इनकी एक बुक थी, द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। ये अपने पास बुक है जहाँ से ये चैप्टर है आपका लिया गया है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो क्या है कि इसके 2 भाग हैं। पहला भाग अपन अभी शुरू करते हैं, पहला भाग पढ़ेंगे, बिल्कुल आसानी से जानेंगे कि इंटरव्यू क्या होता है। ऐसा नहीं है कि सर मानते बता दिया इंटरव्यू बस इतना ही हुआ है ना, वो नहीं है रहा इंटरव्यू, है ना, ध्यान में रखना। वो इंटरव्यू महंगा पड़ता है आप लोगों के लिए। अभी तो आपको ऐसे बस मन में लड्डू फूट जाते हैं, मैं जानता हूँ आपके। तो देखो बात करते हैं। सिंस इट्स इन्वेंशन ए लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो। अब यहाँ पे सिंस, जब से, इट्स यानी ये इट्स किसके लिए? अभी इंटरव्यू के लिए आया है भाई। इसके आविष्कार या खोज, इन्वेंशन मतलब खोज, ए लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो, यानी इसकी खोज की बात करें तो लगभग 130 वर्ष से पहले, थोड़ा सा पहले अपने पास इसकी खोज हुई थी। जब से लेके यानी तब से लेके अब तक
द इंटरव्यू हैज बिकम, ये जो इंटरव्यू है वो बन चुका है कॉमन प्लेस, एक सामान्य सी बात है ऑफ जर्नलिज्म, ये जर्नलिज्म की एक सामान्य सी बात हो गई है भाई। यानी जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता, क्या होता है भाई, पत्रकारिता होती है, और पत्रकारिता में इंटरव्यू है वो एक सामान्य सी बात है भाई। अब सामान्य सी बात कैसे, अगर ऐसे नहीं पता चले कि सामान्य सी बात कैसे है, तो आप शाम को अपने पास न्यूज़ चैनल ओपन करना, आज तक जो भी है, जी न्यूज़ है, कोई भी एक चैनल खोलना, वहाँ पे एक महिला बैठी रहेगी, वो चारों से प्रश्न पूछेगी, आपस में लड़ाएगी और बाद में अपने घर चली जाएगी, ये होता है। कोई बात नहीं, टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट, यानी आज प्रत्येक कोई, एवरीबडी यानी प्रत्येक कोई, हु इज लिटरेट जो कि शिक्षित है, जो कि पढ़ा लिखा है, लिटरेट यानी पढ़ा लिखा, हु हैव रीड एन इंटरव्यू, वो बिल्कुल इंटरव्यू पढ़ चुका है, एट सम पॉइंट ऑफ इन देयर लाइफ, अपने जीवन में कभी ना कभी एक इंटरव्यू के बारे में पढ़ चुका है, जो पढ़ा लिखा है वो भाई। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर बात करें जबकि दूसरे दृष्टिकोण से, यानी इसके दूसरे दृष्टिकोण से देखें, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स, वर्षों से कई हजार सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटीज कौन होता है, वो प्रसिद्ध लोग होते हैं, फेमस लोग जो होते हैं उनको सेलिब्रिटीज कहते हैं। जैसे खिलाड़ियों में बात करें तो विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, अपने हीरो हीरोइन की बात करें तो जैसे अमिताभ बच्चन है, ऐश्वर्या राय है, अभिषेक बच्चन है, ये सारे क्या सेलिब्रिटीज होते हैं, उनका इंटरव्यू हो चुका है हजारों सेलिब्रिटीज का। सम ऑफ देम का मतलब ये इंटरव्यू अपने पास सेलिब्रिटीज की बात कर रहा है, रिपीटेडली, कईयों का तो बार ही इंटरव्यू होता है भाई। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, ओपिनियंस ऑफ इंटरव्यू का मतलब होता है इंटरव्यू के जो ओपिनियंस है, इन दृष्टिकोण है, उनके पहलू, वो अपने पास से थोड़ा सरप्राइजिंग और मुश्किल है भाई। ऑफ इट्स यानी इसके फंक्शंस के बारे में, अगर बात करें उसके कार्य के बारे में, मेथड्स के विधियों के बारे में, मेरिट्स यानी गुणों के बारे में, वेरी कंसिडरेबली, बहुत ही, कंसिडरेबली का मतलब काफ़ी, विचारणीय भी होता है, वेरी का मतलब विविध, क्या होता है यहाँ पे, विविध होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विविध, ये होता है भाई, तो काफ़ी विविध है भाई, यानी कहने का मतलब इंटरव्यू के बारे में बात करें तो लोगों का अपना अपना मत है, ये बात है, अभी आने वाली आगे। सो माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट्स बीइंग, कुछ तो अपने पास क्या है, अतिशयोक्ति, एक्स्ट्रावेगेंट का मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको समस्या न हो, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है अतिशयोक्ति, यानी जिसको बढ़ा चढ़ा के कहते हैं ना, बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बताया ना मैंने कि मारो लड़को तो बड़ा ही शरीफ है ना, वो चाहे नालायकी ना। इसके बाद एंड अपने पास क्या, क्लेम्स फॉर इट्स बीइंग, यानी कहने का मतलब ये बहुत ही शानदार है, ऐसे कहते हैं। इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, अपने उच्चतम फॉर्म में, रूप में, ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, किस प्रकार से, अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा है, ये साधन है सच जानने का। लेकिन आपको पता है इंटरव्यू में सच जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है, ये बात करेंगे। एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और व्यवहार की बात करें तो व्यवहार में एन आर्ट, ये व्यवहार में तो एक आर्ट है, यानी करने का मतलब एक कला है, व्यवहारिक बात करें तो कला है, और अगर बात करें इसके हाईएस्ट रूप की, अपने पास उच्चतम बिंदु की, तो ये अपने पास सच जानने का साधन है। प्रश्न आएगा रे, हाँ, अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम, लेकिन अगर बात करें दूसरे सेलिब्रिटीज के बारे में, सामान्यतः जो सेलिब्रिटीज होते हैं हु सी देमसेल्व्स, जो कि अपने आप को देखते हैं एज इट्स विक्टिम, इट्स का मतलब यहाँ पे इंटरव्यू से लिया गया है, थोड़ा ध्यान रखना, अपना शिकार, अपने आप को क्या मानते हैं, इंटरव्यू का शिकार मानते हैं, मैं बताऊंगा कैसे, देखो। माइट डिस्पाइस द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, क्योंकि वो मानते हैं कि जो इंटरव्यू है वो उनके जीवन में अनावश्यक, अनवारंटेड का मतलब अनावश्यक, इंट्रूजन का मतलब होता है दखल, क्या होता है भाई, इंट्रूजन का मतलब होता है दखल इनटू देयर लाइव्स, यानी वो ये मानते हैं कि जो फेमस लोग हैं, जो इंटरव्यू से नफरत करते हैं, अपने आप को शिकार मानते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो इंटरव्यू अपने पास इंटरव्यू है वो हमारे जीवन में अनावश्यक दखल करता है। अभी बात करेंगे, देखो, और फील, और महसूस करते हैं दैट इट समहाउ डिमिनिशेज देम, और ऐसा लगता है जैसे वो उनको कम कर देते हैं भाई, उनके जीवन को कम कर देते हैं, कम करना, डिमिनिशेज का मतलब होता है कम करना, इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ ताकि समस्या ना हो भाई। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अपने पास प्राचीन, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, कल्चर मतलब संस्कृति, जानते हो, इट इज बिलीव्ड, यानी पुराने जमाने में ये विश्वास किया जाता था, इट इज बिलीव्ड का मतलब ये विश्वास किया जाता है दैट इफ वन टेक्स, यानी यदि कोई टेक्स यानी लेता है फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी,
अगर कोई व्यक्ति किसी की फोटो ले रहा है, देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति की आत्मा की चोरी कर रहा है। मैं बता देता हूँ आसान भाषा में, आजकल तो अपने पास भाई साहब मेरी फोटो खींची कि इधर से ले लिया, तो ऐसा होता है। लेकिन पहले ये मानते थे लोग, प्राचीन की बात है भाई, संस्कृति की बात है, अगर कोई किसी का चित्र अपने पास फोटो खींचता था तो इसका मतलब वो उसकी क्या कर रहा है, आत्मा को चुरा रहा था। वीएस नायपॉल, नाम याद रखना, feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves। नायपाल ये मानते हैं, वीएस नायपाल ये महसूस करते हैं कि जो अपने पास पीपल हैं वो इंटरव्यू के द्वारा चोटिल होते हैं, चोट पहुंचाई जाती है। वाउंडेड का मतलब घायल हो जाना, वो घायल हो जाते हैं इंटरव्यू से, उनको चोट लग जाती है। एंड लॉस ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और अपने जीवन का एक हिस्सा खो देते हैं। कौन? जिनका इंटरव्यू लिया जाता है। लेविस कैरल, लेविस कैरल अपने पास अन्य व्यक्ति, द क्रिएटर ऑफ एलाइस इन वंडरलैंड, जो कि एलाइस इन वंडरलैंड के निर्माता हैं, क्रिएचर हैं। वाज सेड टू हैव हैड, वो उनको ये कहते हुए सुना गया, उनके बारे में ये कहा गया, ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर्स, वो ये मानते हैं कि अपने पास हॉरर, इंटरव्यूअर से अपने पास अपने आप को क्या मानते हैं, बिल्कुल डरते हैं, आतंकी मानते हैं। किसको? इंटरव्यू, यानी अपने आप को क्या उनका शिकार मानते हैं, डरते हैं। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और उन्होंने कभी भी सहमति नहीं दी है। भाई कंसेंटेड का मतलब होता है सहमति, उन्होंने सहमति नहीं दी अपने पास कभी भी इंटरव्यू देने की, है ना, साक्षात्कार देने के लिए कभी उन्होंने सहमति प्रदान नहीं की है, क्योंकि वो डरते हैं। अब देखो इस पैराग्राफ से क्वेश्चंस है भाई, और क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। अगर आप खुद सोल्व करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो, मैं तो करवाऊंगा ही आप लोगों को, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इनका, इसके बाद बात करते हैं हम, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द इंटरव्यू इन जर्नलिज्म इज ओवर, अगर पत्रकारिता की बात करें तो कितने वर्षों पहले इसका आविष्कार हुआ था भाई, खोज हुई थी तो 130 ईयर्स, ये तो पहली लाइन में ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द इंटरव्यू इज टेकन बाय पीपल एज ए सोर्स ऑफ, अब बात करते हैं लोगों के द्वारा अपने पास क्या साधन मानते हैं। देखो, इजी वे टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट का मानते हैं, ट्रूथ एंड प्रैक्टिस इन आर्ट, चांस टू मीट, तो बता देते हैं। देखो अगर आप, मैं तो यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, अगर आप पीछे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अपने पास क्या है। अदर ईयर्स ऑफ सम ऑफ देम, हाँ ये रहा तीसरी, क्लेम्स फॉर इट्स बीइंग इन इट्स हाइट्स फ्रॉम ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, ये हो गया, एंड इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट, ये दोनों हो गए भाई यहाँ पे, ट्रूथ एंड प्रैक्टिस इन आर्ट्स। वीएस नायपॉल गिव्स हिज ओपिनियन अबाउट द इंटरव्यू दैट, वीएस नायपॉल ने, मैंने बताया था, याद रखना, क्या ओपिनियन देता है, वो देता है पीपल लॉस देयर लाइव्स, सेलिब्रिटीज आर पार्ट ऑफ इट, पीपल फील वाउंडेड एंड लॉस ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, ये कही थी अपने पास, कहाँ सर, तो मैंने तो याद ही रखना पड़ेगा। हाँ, कहाँ पे कहा वीएस नायपॉल, ये रहा, वीएस नायपॉल फील्स दैट सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लॉस ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। गुरुजी थार तो याद है, मेरे तो याद है, मन तो याद ही रखना। ये तीन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और ये आएगा नंबर 4 और 5 और 6, क्या है, हु आर ऑफन इंटरव्यूड रिपीटेडली, तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीबडी, नहीं सेलिब्रिटीज वाला कहाँ पे, थाउजेंड्स, हाँ सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स, सम ऑफ देम का मतलब होता है इन सेलिब्रिटीज में से, सम ऑफ सेलिब्रिटीज अपने पास कहाँ पे, ये रहा, तो यहाँ पे हु के स्थान पे सम ऑफ सेलिब्रिटीज कर देंगे, यही ध्यान में रखना है। अब आप पता नहीं क्या करोगे, देख लेना, सम ऑफ द सेलिब्रिटीज, अब इसके बाद में यहाँ से लेके ये है ना, ये लिख तो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, सम ऑफ सेलिब्रिटीज आ जाएगा, आर ऑफन मैं लिख देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आर ऑफन बाद इंटरव्यूड रिपीटेडली। अब आप बाकी आप भी तो करोगे ना मेहनत, मैं करूँगा कि आप कौन करोगे, आप क्या करोगे फिर। वाई डू सम सेलिब्रिटीज डिसलाइक इंटरव्यूज, अच्छा कुछ सेलिब्रिटीज से नफरत क्यों करते हैं, तो देखो मैं बता देता हूँ, सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रा, नहीं यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है, इट्स विक्टिम, हाँ देखो क्यों, यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम माइट डिस्पाइज द इंटरव्यूज एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन, क्योंकि वो अपने जीवन में अनवारंटेड इंट्रूजन मानते हैं। तो बस देखो मैं प्रश्न में से उत्तर निकालना सिखाता हूँ। वाई डू से शुरू हुआ है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो सम सेलिब्रिटीज आंसर अपना सब्जेक्ट है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। देखो सम सेलिब्रिटीज
अब क्या है, डिसलाइक है, क्यों डू है तो इसका मतलब इसमें एस या एस नहीं जुड़ेगा, डिसलाइक ही कर देंगे, डिसलाइक। इंटरव्यू, अब जब मैंने बताया भाई हर बार समझाता हूँ मैं ये बात, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। इंटरव्यू, अब जब वाई से आंसर क्वेश्चन शुरू होता है तो जितना मैंने बताया इतना लिखने के बाद में आपको बिकॉज कर देना है। क्या कर देना है, बिकॉज, ये कर दिया। इसके बाद में द थॉट या द थिंक कर दे, प्रेजेंट में ना, अभी तो द थिंक इट मतलब इंटरव्यू के बारे में, इट इज एन अनवारंटेड intrusion इन देयर लाइफ। इस तरीके से आपको क्या करना करता है, लाइव्स करेंगे भाई, इन देयर लाइव्स, ये करेंगे इस तरीके से। अब आप कहोगे सर इस तरीके से हम कैसे बनाएंगे, तो मैं बता तो रहा हूँ, आपको प्रश्न में से उत्तर लिखोगे तो आपका आंसर सही होगा। वो हैड ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, अपने पास एक नाम आया था, कौन थे वो थे अपने पास लेविस कैरल, तो ये कर देंगे अपने पास। हु वाला है तो इसका मतलब है आपको केवल लेविस, अभी देख लेते हैं, हाँ लेविस कैरल ही है, लेविस कैरल, बस इस आपका आंसर सही हो जाएगा। इतना ही करना होता है इसमें, और इसके बाद अगर करोगे तो यहाँ से लिखो ना और आगे लिख दोगे, बस इतना। हु का मतलब आपको एक व्यक्ति का नाम ही, एक संज्ञा ही इसका आंसर होता है, एक व्यक्ति का नाम आंसर होता है। बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास वहीं से शुरू होता है जहाँ से अपन ने छोड़ा था, कहाँ से, यहाँ से, हाँ कहाँ पे, ये देखो, इट वॉज हिज हॉरर, ये किसकी बात है, अपने पास लेविस कैरल की है, उसके बाद है इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड विच मेड हिम थस रेपल वुड बी acquaintances, interviewers and the persistent petitioners for his autograph। एक बार यहाँ तक समझा देते हैं। इसी कारण से क्या है, इट वॉज हिज हॉरर, ये उसका डर था, ऑफ बीइंग लायनाइज्ड यानी अधिक महत्व देने का, यानी ये उसका डर था कि जब अधिक महत्व दिया जाता है, लायनाइज्ड का मतलब होता है अधिक महत्व है, विच मेड हिम दस रेपल, जिससे कि उसको बना देता है भाई क्या, वो दूर भगाते हैं, रेपल का मतलब दूर भगाना किसी चीज को, वुड बी एक्वेंटेंसेज यानी जो परिचित आते थे, अपने पास परिचित कर देता हूँ मैं, यानी जो परिचित आते थे उनको दूर भगा देता था, इंटरव्यूअर्स आते थे यानी जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो आते थे उनको दूर भगा देता था, एंड प्रेसिस्टेंट पिटिशनर्स, और प्रेसिस्टेंट का मतलब होता है जिद्दी, पिटिशनर का मतलब होता है याचिका करने वाला, लेकिन यहाँ पे याचिका नहीं, यहाँ पे ऑटोग्राफ लेने वाला, जो अपने पास फैन होता है, यानी फैन की बात कर रहा है, दोस्त के, जो फैन का मतलब जानते हो ना आप, हाँ दोस्त, वही जो चाहता है फॉर हिज ऑटोग्राफ, जो कि उसके ऑटोग्राफ के लिए आता था उनको वो भगा देता था, क्यों, क्योंकि उसको डर लगता था उनसे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विथ मच सेटिस्फिकेशन एंड अम्यूजमेंट, और उनके भगाने के बाद में वो सारी जो बातें थी वो उनको रिलेट करता था, बताता था, कि इनके सामने ही अपनी सफलता के बारे में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए बताता था। सच पीपल, सच यानी ऐसे लोग, विथ मच सेटिस्फिकेशन यानी बिल्कुल संतुष्टि के साथ, एंड अम्यूजमेंट मतलब आनंद के साथ बताते हैं। रुडयार्ड किपलिंग की बात करते हैं, अपने पास नेक्स्ट व्यक्ति आ गए, कौन कौन आ गए, वी एस नायपॉल आ गया, इसके अलावा अपने पास लेविस कैरल आ गया। अब रुडयार्ड किपलिंग की बात करते हैं, एक्सप्रेस्ड वो भी बताते हैं, एन इवन मोर कंडेम्नेटरी एटीट्यूड टुवर्ड द इंटरव्यूअर्स। रुडयार्ड किपलिंग तो और भी निंदात्मक तरीके से बताते हैं भाई, अपनी भावना व्यक्त करते हैं। जो इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यूअर बहुत गंदा व्यक्ति होता है भाई, आप कभी जब फेमस हो जाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी, देखो वो निंदात्मक, कंडेमेटरी का मतलब होता है निंदात्मक तरीके से बताते हैं, वो तो उनका तो बहुत ही नजरिया खराब है उनके लिए। क्या, हिज वाइफ, अब एक दिन उनकी वाइफ, किनकी, रुडयार्ड किपलिंग की, कैरोलिन, क्या नाम है, कैरोलिन, राइट्स इन हर डायरी ऑन 14 अक्टूबर 1892, उनकी पत्नी कैरोलाइन अपनी डायरी में लिखती है 14 अक्टूबर 1892 को, क्या, दैट देयर डे वाज रेक्ट, कि उनका दिन, रेक्ट का मतलब होता है खराब कर देना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, कि बोस्टन से 2 रिपोर्टर आए थे, उन्होंने उनका वो दिन खराब कर दिया था। किस तरीके से, वो अपने डायरी में लिखा है, यहाँ पे नहीं है। सी रिपोर्ट्स, बाद में वो रिपोर्ट्स देती है भाई, बात बताती है, हर हस्बैंड एज सेइंग, वो अपने हस्बैंड को ये कहते हुए बताती है, रिपोर्ट देती है, टू द रिपोर्टर्स, उन रिपोर्टर्स के बारे में, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, यानी वो बताती है कि मैं इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहता, अपने पति के बारे में बताती है वो, है ना,
बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि ये इमोरल है, अनैतिक है। इमोरल का मतलब होता है अनैतिक। अब यहाँ पे जगह नहीं है, कोई बात नहीं, आप सुन लेना मेरी बात को। अनैतिक, इट इज अ क्राइम, ये क्या है, ये एक अपराध भी है। जस्ट एज मच ऑफ द क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, जैसे कि अपने पास बिल्कुल वैसे ही अपराध है। ये कैसा अपराध है भाई, बिल्कुल वैसा अपराध है जैसे कि मेरे पास मेरे शरीर पे कोई चोट करता है, यानी कहने का मतलब कोई हमारे पीछे डंडा लेके भाग रहा है, मारता है हमें, तो उसका अपराध है। तो वैसे ही ये जो इंटरव्यू है इसको क्या बता रहा है, अपराध बता रहा है। कौन बता रहा है, रुडयार्ड किपलिंग बता रहा है भाई। एन, हाँ ये क्या है, पर्सन एज एन असोल्ट, ये प्रहार बताता है, चोट बताता है। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट्स, और बिल्कुल वैसे ही योग्य है जिस तरीके से अपने पास क्राइम की सजा होती है वैसे ही इसकी सजा भी होनी चाहिए, ये कहते हैं अपने पास रुडयार्ड किपलिंग। फिर से मैं समझा देता हूँ। रुडयार्ड किपलिंग का मानना है कि ये बिल्कुल वैसे ही अपराध है जैसे कि कोई आपको चोट पहुंचाता है, और जैसे आपको चोट पहुंचाता है उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे भी उसको सजा मिलनी चाहिए। ये विचार हैं अपने रुडयार्ड किपलिंग के। आप सोचोगे सर ऐसे इंटरव्यू हो गया तो हमारी तो दिक्कत होगी, हमारी शादी वाली तो बात खराब हो जाएगी। अरे नहीं होगी, चिंता मत करो। इट इज ए कॉवर्डली एंड वाइल्ड, बात करते हैं, ये बिल्कुल कायरता है, कायरता है, और वाइल्ड यानी घृणित है। क्या, जो इंटरव्यू है। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी सम्माननीय, रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है सम्माननीय व्यक्ति है, वो ये नहीं कहेगा कि आओ मेरा इंटरव्यू लो, कोई सम्माननीय व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा। मच लेस गिव इट, वो इसकी तरफ ध्यान कम देता है। येट किपलिंग, जबकि किपलिंग की बात करें तो फिर भी किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन ओनली ए फ्यू ईयर्स बिफोर, लेकिन बात करें किपलिंग की तो उन्होंने ये अपराध किया। परपेट्रेटेड का मतलब था अपराध किया, अपराध करना मतलब इंटरव्यू लिया रहे। सच एन असॉल्ट, ये आक्रमण किया है ऑन मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन अपने पास व्यक्ति, उनका इंटरव्यू लिया ओनली ए फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ ही साल पहले। अब बात करते हैं H.G. वेल्स की। नेक्स्ट व्यक्ति आ गए। इन एन इंटरव्यू, उन्होंने एक इंटरव्यू में इन 1894 रिफर्ड टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डिल बट वाज ए फेयरली frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin। अब बात करते देखो यहाँ पे वो क्या करते हैं, टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डिल का मतलब होता है सबसे बड़ी कठिन, ये ऑर्डिल का मतलब होता है कठिन परीक्षा है भाई। इंटरव्यूइंग का मतलब होता है इंटरव्यू लेना, मतलब होता है कठिन परीक्षा है। बट वाज ए फेयरली फ्रिक्वेंट, लेकिन बिल्कुल ही साफ सुथरी, फ्रिक्वेंट यानी बारंबार। इंटरव्यूवी कौन होता है, जिसका इंटरव्यू लेते हैं, यानी जैसे मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं तो आप मेरे लिए इंटरव्यूवी हैं और मैं आपके लिए इंटरव्यूवर हूं, ध्यान में रखना। हाँ, एंड 40 ईयर्स, और 40 साल बाद भाई, 40 ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ, और 40 साल बाद अपने आप को पाते हैं इंटरव्यू लेते हुए, किसका, जोसेफ स्टालिन का। और ये हो जाता है अपने पास यहाँ पे पैराग्राफ कंप्लीट। इस पैराग्राफ में भी आपके पास क्वेश्चंस है भाई, तो थोड़ा सा इसका अपने पास स्क्रीनशॉट लो और खुद करो, बाद में मेरे आंसर देख लेना आप लोग। रुडयार्ड किपलिंग हैड ए व्यू टुवर्ड्स इंटरव्यू, रुडयार्ड किपलिंग का नजरिया क्या है इंटरव्यू के प्रति, तो वो कंडेमेटरी मानते हैं भाई, इसको निंदात्मक मानते हैं। अभी बता दिया, पीछे जाके देख लेना आप लोग। कैरोलिन वाइफ ऑफ किपलिंग सेज दैट इंटरव्यू इज ए कावर्डली वर्क, वॉक्स हुल डे क्राइम एंड असॉल्ट एंड अम्यूजमेंट। क्या मानते हैं वो इसको कावर्डली वर्क मानते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कावर्डली, देखो यहाँ पे इट इज कावर्डली, वो कौन मानते हैं, अपने पास है कैरोलिन मानते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कावर्डली वर्क, कायरतापूर्ण वर्क मानती है। द रिपोर्टर्स हु केम फॉर इंटरव्यू ऑफ कैरोलिन वर फ्रॉम, जो कैरोलिन का इंटरव्यू लेने के लिए आए थे वो कहाँ से थे, तो वो बोस्टन से हैं भाई। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, मुझे तो सब दिखता है, मैं तो गुरुजी रे क्यों ना थारो, मुझे सब दिखता है, देखना पड़ता है मुझे, क्या करूँ। Who wrote about Kipling's reaction to reporters in her diary? किपलिंग के बारे में जो रिएक्शन थे किसने लिखा भाई, तो कैरोलिन ने लिखा है, ये रहा कैरोलिन, है ना, तो मैं बता देता हूँ कैरोलिन। और उसके बाद में आप ये सारी बातें यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना, इसके बाद में आप लिख सकते हो। अगर आप कैरोलिन भी छोड़ दोगे तो ये भी सत्य माना जाएगा। नेक्स्ट है, whom did किपलिंग इंटरव्यू डिस्पाइट हिज स्ट्रॉन्ग व्यूज, अपने मजबूत दृष्टिकोण के बाद भी उन्होंने इंटरव्यू लिया था, किसका लिया था, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास नाम है, ये रहा, मार्क ट्वेन। क्या है भाई, मार्क ट्वेन, तो यहाँ पे लिख दूंगा मार्क ट्वेन। बस इतना ही करना है और आपका आंसर सही हो जाएगा, इतना कर देंगे तो।
अब बात करते हैं, विच फेमस लीडर डिड H.G. वेल्स इंटरव्यू लेटर इन लाइफ, यानी कहने का मतलब है कौन से फेमस लीडर का उन्होंने H.G. वेल्स ने इंटरव्यू लिया था। तो अपनी लास्ट में बात हुई थी 40 वर्षों बाद, 40 ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ। कौन है ये अपने पास H.G. वेल्स है। किनका ले रहे हैं? जोसेफ स्टालिन का, जोसेफ स्टालिन। तो इसका नाम हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जोसेफ, क्यों यहाँ पे ये देख लो जोसेफ स्टालिन, और ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। और इस तरीके से आपको ये पैराग्राफ सोलो कर देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक छोटा सा पैराग्राफ हो रहा है, ये कर देते हैं। सोल बिलो, अपने पास नेक्स्ट व्यक्ति है भाई, हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स, वो सहमति देते हैं भाई। कौन? वो सहमत है कई अवसरों पे अपने आप को इंटरव्यू देने के लिए, ऑन सेवरल ओकेजन्स यानी कई अवसरों पे। इसके बाद में नेवरदलेस, फिर भी, वंस डिस्क्राइब्ड, फिर भी उन्होंने एक बार एक वर्णन किया भाई, क्या? इंटरव्यूज एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार वर्णन किया था कि ये अपने पास जो इंटरव्यू है वो क्या होता है, वो गले पे अपने पास अंगुली होते हैं। थंब प्रिंट का मतलब अंगूठा, ऑन विंड पाइप का मतलब श्वास नली, क्या होती है भाई? श्वास नली जो होती है उस पर, मतलब कहने का मतलब गला रोंद देती है रही है। Yet despite the drawbacks of the interview, हाँ फिर भी अपनी इतनी कमियों के बाद इंटरव्यू, इट इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन, ये बहुत ही योग्य है कम्युनिकेशन वार्तालाप के लिए, अपने पास संप्रेषण के लिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होता है। दिस डेज, आजकल, मोर देन एट एनी अदर टाइम, अन्य पीछे के किसी भी समय को देख लो भाई आप, पुराने जमाने को त्याग दो। ये कह रहा है कि पिछले कुछ समय में, यानी बीते समय के अलावा अगर अपन बात करें, और मोस्ट विविड इंप्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज आर थ्रू इंटरव्यूज, हमारी सारी जो कंटेम्प्रेरीज होती है, तात्कालिक जितनी भी बातें होती है वो इंटरव्यू के थ्रू होती है। ये कह रहा है पीछे के समय के बजाय, ये कहना चाहता है यहाँ पे। डेनिस ब्रायन हैज रिटन, यानी डेनिस ब्रायन ने लिखा है भाई, क्या लिखा है? ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ द मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, यानी डेनिस ब्रायन ने लिखा है कि अपने पास जो बातें पहुंचती है वो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछने के द्वारा ही पहुंचती है अपने पास, यानी जो बातें अपने पास आती है, यानी कहने का मतलब है मेरी बातें आपके पास पहुंच रही है तो किस माध्यम से पहुंच रही है भाई? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इस माध्यम से, तो ये होता है भाई। बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण से द इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंट पावर एंड इन्फ्लुएंस, इस प्रकार से एक जो इंटरव्यूअर होता है, जो साक्षात्कार लेने वाला होता है, वो एक पोजीशन, एक स्थान रखता है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व शक्ति, और इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, ये सारी ताकतें कौन रखता है? कि इंटरव्यूअर रखता है। और यहाँ पे आपका जो पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे अपन बात करें पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ। पार्ट 2 में ये हो रहा है कि एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं, और वो बता रहे हैं इंटरव्यू में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है ना, वो सारी बातें करेंगे कि इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। देखो, आई एम प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे अम्बर्टो इको, यानी कहने का मतलब है, ये जो लाइन लिखी है ये आगे आने वाली है, चिंता मत करो। मैं वो प्रोफेसर हूँ जो रविवारों को नॉवल लिखता हूँ, उपन्यास, नॉवल का मतलब उपन्यास से लिखता हूँ भाई। कब लिखता हूँ? रविवारों को लिखता हूँ। किसने कही है? अम्बर्टो इको ने कही है। कौन है? अभी बात करने वाले हैं, चिंता मत करो। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको, नीचे जो अपन पढ़ने वाले हैं वो एक टेक्स्ट है, एक्सट्रैक्ट है भाई, उसका एक छोटा सा भाग है कि इंटरव्यू लिया गया था अम्बर्टो इको का, उसमें से एक भाग है भाई। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन, अपने पास इंटरव्यूअर कौन है? इंटरव्यू लेने वाला कौन है? मुकुंद पद्मनाभन है। फ्रॉम द हिंदू, ये हिंदू से है। अम्बर्टो इको की बात करें, ए प्रोफेसर, अम्बर्टो इको कौन है? एक प्रोफेसर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना इन इटली, इटली में बोलोना यूनिवर्सिटी के एक क्या है? प्रोफेसर हैं। हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड ए फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज ए स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स द स्टडी ऑफ साइंस। पहले यहाँ तक बता देता हूँ। अम्बर्टो की बात करें तो वो अपने पास बोलोना यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं जो कि अपने पास पहले ही फेमस हो चुके हैं। किसके बारे में? अपनी रेपुटेशन प्राप्त कर चुके हैं अपना वैद्युत के कारण, अपने विचार देने के कारण। आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स, सेमियोटिक्स मैंने लिख दिया है यहाँ पे, लक्षण विज्ञान के बारे में। द स्टडी ऑफ साइंस, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, साहित्यिक व्याख्या में भी उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। एंड मिडिवल एस्थेटिक्स, और मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र में भी उन्होंने क्या है? प्रख्याति हासिल कर ली है।
बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, इससे पहले, जबकि वो फिक्शन लिखने से पहले, फिक्शन का मतलब होता है कथात्मक, यानी कहने का मतलब डिटेल बड़ी कहानियां लिखने का कार्य जब शुरू किया था उससे पहले वो फेमस हो चुके थे, ये बात है। लिटरेरी फिक्शन का मतलब साहित्यिक जो कथात्मक है। एकेडमिक टेक्स्ट, एकेडमिक टेक्स्ट का मतलब होता है अपने पास विद्यालयों जैसे इंस्टीट्यूशन में अपने पास जो टेक्स्ट लिखी जाती है उनके बारे में। एसेज, निबंध की बात करें। चिल्ड्रंस बुक्स, बच्चों की किताबें। न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर में अपने पास आर्टिकल्स। हिज रिटर्न आउटपुट इज स्ट्रगलिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग इन 1980। पहले यहाँ तक बता देते हैं, उसका जो कार्य है वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाले ढंग से बड़ा है और विविध स्तर पर छाया हुआ है। इन 1980 में ही एक्वायर्ड द equivalent of intellectual superstardom with the publication of the name of the rose which sold more than 10 million copies। यानी कहने का मतलब है 1980 में उन्होंने एक नॉवल लिखा था द नेम ऑफ द रोज, उसकी 10 लाख कॉपियां बिकी थी, उसके कारण वो स्टारडम में आ जाता है। अब ये स्टारडम क्या होता है? बहुत फेमस हो जाना भाई, बहुत फेमस, वो कहते हैं ना वायरल हो जाना, तो इसके कारण ये वायरल हो गए थे। आजकल सब लोग वायरल हो जाते हैं, बस मैं नहीं हो रहा हूँ। बात करते देखो इंटरव्यू कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है इंटरव्यू। पहला व्यक्ति जो इन प्रश्न पूछता है, मुकुंद, द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड द एकेडमिक डेविड लोज वंस रिमार्क्ड। वो कह रहे हैं कि एक बार एक अंग्रेज नॉवलिस्ट और एकेडमिक डेविड, यानी कहने का मतलब एक विद्वान थे, कौन, एक उपन्यासकार थे डेविड लोज, उन्होंने कहा भाई, रिमार्क्ड यानी एक बार अपने पास टिप्पणी करी, रिमार्क का मतलब टिप्पणी की, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द सच थिंग्स ही, यानी ही इक्वली डज, यानी उसने क्या टिप्पणी करी है डेविड लोज ने, उसने कहा है कि भाई मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं ये नहीं समझ सकता कि कोई व्यक्ति उस काम को, यानी हाउ वन मैन कैन डू, कि एक व्यक्ति वो काम कैसे कर सकता है जो कि अपने पास ऑल द थिंग्स, सारी बातें कैसे कर सकता है एज ए कि अपने पास ही इक्को डज, जैसे कि इक्को कर लेता है। ये प्रश्न है भाई। अब देखो अम्बर्टो को क्या कहते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशंस ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स, शायद मैं पहले ये प्रभावित करता हूँ, मैं पहले ये कोशिश करता हूँ कि मैं विभिन्न प्रकार की चीज़ें कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें बता रहा हूँ, बट इन द एंड, लेकिन अंत में, आई एम कन्विंस्ड, अंत में मैं विश्वास हो जाता है मुझे, क्या, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, कि मैं तो हमेशा से सेम ही थिंग कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब लोगों के सामने मैं कहता हूँ कि भाई मैं तो है ना सारी चीज़ें क्या अलग अलग करता हूँ, लेकिन अंत में पता चलता मैं तो सेम ही चीज़ कर रहा हूँ रे। हाँ, मुकुंद विच इज, कौन सी चीज़ें, अब ये पूछ रहा है कौन सी, ये करा, ओह अरे, नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, अब ये थोड़ा सा कठिन एक्सप्लेन करना, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, मेरी कुछ दार्शनिक रुचियां भाई, फिलोसॉफिकल का मतलब होता है दार्शनिक, इंटरेस्ट का मतलब रुचियां, एंड आई प्रस्यू दैम थ्रू माई एकेडमिक वर्क, और जिनको मैं अपने एकेडमिक कार्य में दिखाता हूँ, वेदिक के जो अपने इंस्टीट्यूशन जो कार्य है मेरा उसमें काम में लेता हूँ, एंड माई नोवेल, और मेरे अपने उपन्यासों में भी काम में लेता हूँ। इवन माई बुक फॉर चिल्ड्रेन आर अबाउट नॉन वायलेंस, यहाँ तक कि जो मेरी बच्चों के लिए किताबें हैं वो नॉन वायलेंस है, यानी अहिंसा के ऊपर है, एंड पीस, शांति के लिए है। प्रश्न आएगा ये, यू सी, तुम जानते हो, देखते हो, द सेम बंच ऑफ एथिकल, यही बातें आप सम, एथिकल का मतलब होता है नैतिक, क्या होता है, नैतिक। हाँ, फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, अब आप एथिकल में भी यही देखते हो, नैतिकता में भी यही देखते हो, क्या, फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट का मतलब होता है दार्शनिक रुचियाँ। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट, और उसके बाद मेरा एक रहस्य भी है भाई, मैं नहीं बताऊंगा आपको। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स। अब वो जो अपने पास है, कौन है अम्बर्टो इको, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या आपको पता है, मेरे रहस्य हैं, क्या आपको पता है क्या होगा अगर अपने पास इस स्पेस से, यानी इन अपने पास जो परमाणु जो जितना भी क्षेत्र है वहाँ से सारा स्पेस कम कर दिया जाए, सारी जगह खाली कर दी, वो हटा दी जाए। एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना, हटा देना। एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस, यानी खाली क्षेत्रों जो स्थान है आपके पास उनको आप घटा दो। इन ऑल द एटम्स, सारे अणुओं में, परमाणुओं में, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, तो फिर आपके पास जो ब्रह्मांड है, अपना कितना बड़ा ब्रह्मांड है भाई, वो सारा अपनी एक मुट्ठी में समा जाएगा। अपनी एक बिग बैंग थियरी भी है भाई, बिग बैंग थियरी का मतलब है कि किसी ज़माने में अपना ब्रह्मांड वो एक मुट्ठी भर था, बाद में इसका एक्सपेंशन हुआ, इसमें ब्लास्ट हुआ, और तब से लेके आज तक 13 अरब साल पहले की बात है, तब से लेके आज तक अपना ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। तो यही वो कह रहा है, तो ये बातें बता रहे हैं। सिमिलरली, इसी के समान, वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में भी बहुत सारे खालिस्तान हैं। क्या है,
आई कॉल देम इंटरस्टिसेज, मैं उनको रिक्तियाँ बोलता हूँ। इंटरस्टिसेज का मतलब होता है रिक्तियाँ। अब ये रिक्तियाँ क्या होती है? जो खालिस्तान होती है उनको रिक्तियाँ बोलते हैं। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, तुम ये कहते हो या जब तुमने कहा कि तुम मेरे पास आ रहे हो। यू आर इन एन एलिवेटर, तुम एक लिफ्ट में थे, एलिवेटर लिफ्ट होती है। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब तुम ऊपर आ रहे थे। आई एम राइटिंग वेटिंग फॉर यू, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दिस इज एन इंटरस्टिसेज, और ये क्या है? ये आपके पास इंटरस्टिसेज है, यानी मेरे जीवन का खाली समय ये था। मैं बता देता हूँ, ये मान के चलो कोई आपका इंटरव्यू लेने के लिए आया, आप 4th फ्लोर पे हो, नीचे वो लिफ्ट में चढ़ा भाई, लिफ्ट में आ रहा, मैं वो जो 4th फ्लोर वाला व्यक्ति है वो इंटरव्यू, जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हो वो इंतजार कर रहा है। तो जो 1st फ्लोर से आपके पास आएगा, उस बीच में जो टाइम है, वो टाइम है उसको इंटरस्टिसेज बोलते हैं। कौन? अपने एम्बटे को। एन एम्प्टी स्पेस, एक खाली स्थान। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेज, और मैं खाली स्थानों में यानी खाली समय में काम करता हूँ, लिखता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर, तुम्हारी लिफ्ट के आने का इंतजार करते समय। कम अप टू फ्रॉम द 1st टू द 3rd फ्लोर, पहले फ्लोर से तीसरे फ्लोर तक। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, मैंने एक लेख लिख लिया है। और लाफ्स, और हंसता है। ये अपने पास डिटेल हो गई अम्बर्टो इको ने जो दी है। अब आते हैं प्रश्नों में। अम्बर्टो इको इज कन्विंस्ड ऑफ, अम्बर्टो इको किस बारे में विश्वस्त है भाई? वो इस बारे में है कि वो हमेशा अपनी सेम थिंग कर रहे होते हैं। देखो ये रहा, ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग एट द एंड। इस बात का उन्हें पक्का विश्वास है कि वो ऐसा लगता है जैसे कि एक ही समान चीज ही कर रहा है, अंत में ये पता चल जाता है। ही परस्यू हिज फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट थ्रू, यानी कहने का मतलब वो अपने जो फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है, दार्शनिक रुचियाँ कहाँ व्यक्त करते हैं, किन के द्वारा व्यक्त करते हैं? तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन होगा और इसमें ये नहीं है भाई, यहाँ पे ये नहीं है, केवल इतना ही है। एकेडमिक वर्क कहाँ पे देखोगे? ये रहा, माई एकेडमिक वर्क। आई परस्यू दैम थ्रू माई एकेडमिक, ये फिलोसॉफिकल जो इंटरेस्ट्स हैं उनको थ्रू माई एकेडमिक वर्क में वो क्या करते हैं? काम में लेते हैं या व्यक्त करते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द हिज बुक फॉर चिल्ड्रेन इज, जो सब्जेक्ट है उनका, बच्चों के लिए जो किताब लिखते हैं उनका सब्जेक्ट क्या होता है भाई? बड़ा ही नॉन वायलेंस और पीसफुल होता है, यानी अहिंसा और शांतिवादी के लिए होता है। हु मेड द रिमार्क अबाउट अम्बर्टो इको मैनी थिंग्स, यानी मैनी थिंग्स के बाद जैसा अपने पास कौन रिमार्क किया था? तो डेविड डिलोज है भाई। कौन है? डेविड डिलोज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखोगे गुरुजी भी, देखो गुरुजी भी है ना, बहुत ही मज़ा ले वाला लग रहा है। डेविड लोज, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको काट के बाकी सारा अपने पास इसके आगे लिख सकते हो। व्हाट अकॉर्डिंग टू इको वुड हैपन इफ वी रिमूव ऑल द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द एटम्स, अगर अपन अणुओं के बीच का सारा स्थान है, जो खाली स्थान है, उनको हटा दे तो क्या होगा? तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ, फिर भी मैं लिखवा दूंगा। द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज ओवर फिस्ट, तो ये हो जाएगा, क्या कहते हैं? तो द, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, माई फिस्ट ही करेंगे भाई, क्योंकि उसने ऐसा ही कहा, माई फिस्ट ये कहते हैं वो, यानी फिस्ट एज फिस्ट कर देते हैं, माई को भी हटा देते हैं। क्यों? ये ध्यान में, एज फिस्ट, यानी वो ये कहते हैं कि अगर सारे एटम्स के बीच का स्थान मिटा दें तो जो ब्रह्मांड है वो मुट्ठी के जितना बड़ा हो जाएगा, अपनी मुट्ठी में समा जाएगा। व्हाट डज इको क्लेम ही कैन डू वाइल वेटिंग फॉर एन एलिवेटर, यानी कहने का मतलब एक एलिवेटर, एक लिफ्ट का इंतजार करते हुए जो इको है वो क्या कर सकते हैं, इस बारे में क्या क्लेम करते हैं वो कहते हैं ही कैन राइट, अपने पास यहाँ पे कैन से शुरू होता है, ही कैन राइट एन आर्टिकल, बस इतना ही लिखेंगे। यही तो करता वो कि मैं एक आर्टिकल लिख चुका हूँ, तो वो यही क्लेम करते हैं कि मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से इस पैराग्राफ के ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। बात करते देखो नेक्स्ट है मुकुंद। अब आगे वाला बात करते हैं। नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। अब वो मुकुंद कह रहे हैं हाँ ऐसा तो हर कोई नहीं कर सकता भाई, जैसा अपने पैसा आप कर सकते हो। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, आपकी योर नॉन फिक्शनल राइटिंग यानी आपकी जो अपने पास कथात्मक जो कहानियां नहीं है उनका लेखन कार्य। योर स्कॉलरली वर्क यानी आपका वैद्विक जो कार्य है हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी, वो बहुत ही शानदार और व्यक्तिगत क्वालिटी गुण रखते हैं अबाउट इट, इसके बारे में। इट इज ए मार्क्ड
डिपार्चर, ये बहुत ही एक बिल्कुल नापातोला डिपार्चर है, प्रस्थान है फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, यानी बिल्कुल जाहिर सी बात है जो एकेडमिक स्टाइल है जो कि नॉर्मली लोग अपनाते हैं आप उनसे अलग करते हो, ये बिल्कुल सत्य बात है। विच इज इनवेरिएबली डिपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, और इसके बारे में बात करें तो ये बहुत ही, इनवेरिएबली का मतलब होता है हमेशा ही, डिपर्सनलाइज का मतलब होता है निर्वैयक्तिक यानी अवैयक्तिक, एंड ऑफन ड्राई, ड्राई का मतलब यहाँ से सूखा नहीं है, शुद्ध है, एंड बोरिंग और उबाऊ है। कौन सा? जो अपने पास रेगुलर एकेडमिक वर्क है, जो कि बिल्कुल ही अपने पास निर्वैयक्तिक है, बिल्कुल ही शुद्ध है और बिल्कुल ही बोरिंग है, ये अपने पास होता है भाई, जबकि आप तो इससे अलग करते हो। हैव यू consciously adopted an informal approach or is it something that just came naturally to you? अब वो कह रहे हैं क्या आपने ये कंसेसली का मतलब होता है जानबूझकर, क्या आपने ये जानबूझकर किया है या आपको प्राकृतिक रूप से ही ऐसा मिला है, क्या आपने ये गुण है भाई? पूछते ही नहीं पूछते, सारी बातें पूछते हैं कि आप क्या करते हो, पूछेंगे ही नहीं पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे, तो वही बात है ये। अम्बर्टो को क्या कहते हैं फिर? When I presented my first doctoral dissertation in Italy, यानी कहने का मतलब जब मैंने अपना पहला डॉक्टरल यानी डॉक्टर का शोध कार्य, डिसर्शन का मतलब होता है शोध, पहली बार जब मैंने अपना शोध कार्य इटली में प्रस्तुत किया था, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, तो फिर एक प्रोफेसर, जो प्रोफेसर्स थे उनमें से एक ने कहा भाई स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ ए सर्टेन सब्जेक्ट्स, यानी वो जो स्कॉलर है यानी जो विद्वान है यानी जो स्टूडेंट्स है वो बहुत कुछ सीखते हैं अलग अलग विषयों से, सर्टेन सब्जेक्ट्स यानी निश्चित सब्जेक्ट से। देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, उसके बाद में वो कई अपने पास गलत परिकल्पनाएं करते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पनाएं, गलत यानी करने का मतलब स्टूडेंट्स बहुत कार्य सीखते हैं, पढ़ते हैं, अनुमान लगाते हैं, फिर वो गलत अपने पास उत्तर भी तो देते हैं नहीं देते, तो बस वही है। देन दे करेक्ट देम, और फिर उनको वो सही भी कर लेते हैं उत्तर को, यानी पहली बार आपका प्रश्न गलत हुआ उसके बाद में आप उसको सही करेंगे। एंड एट द एंड, और अंत में द पुट द कंक्लूजन्स, और अंत में वो निष्कर्ष देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्रेरी, तुम यानी अम्बर्टो इको के लिए कह रहा है वो प्रोफेसर, ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके विपरीत, टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, तुम तो अपनी कहानी सुनाते हो सीधे, है ना, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, तुम अपनी कोशिश और ट्रायल्स एंड एरर्स यानी अपनी गलतियां सब कुछ सम्मिलित करते हो, तुम तो अपनी सीधी कहानी सुना रहे हो, तुमने तो सुधारा ही नहीं। यानी कहने का मतलब कुछ छात्र होते हैं जो क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं उसके बाद में उत्तर देते हैं, उसके बाद में वो गलती करते हैं उत्तर में, फिर उसको सुधारते हैं, फिर वो निष्कर्ष निकालते हैं। अम्बर्टो को तो क्या करता है, अपनी कहानी सुनाता है और वाले कि इसमें ये गलत, अपनी गलतियां सम्मिलित करते हुए सारा कुछ सुना देता है ऐसा कैसा। एट द सेम टाइम, उसी समय ही रिकॉग्नाइज्ड आई वॉज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्शन एज ए बुक, और उसके बाद में अगले समय अगले पल उन्होंने पहचान लिया कि मैं सही था और उन्होंने सहमति दे दी कि मैं अपना शोध है उसको प्रकाशित कर सकता हूँ। विच मीन ही अप्रिशिएटेड इट, इसका मतलब उसने मेरी प्रशंसा की है, तारीफ की है। अपने पास इस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, इसके बाद में। अम्बर्टो इको प्रेजेंटेड हिज फर्स्ट डॉक्टरल डिग्री इन, यानी कहाँ पर उसने अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया था पहली बार, तो इटली में किया भाई, ये तो प्रश्न है आप लोगों के सामने दिया हुआ है। द क्वालिटी ऑफ हिज स्कॉलरली वर्क इज, उसका जो विद्विक कार्य है उसका जो क्वालिटी वो कैसी है, प्लेफुल एंड पर्सनल है, फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल है, माइथोलॉजिकल है, मेडिकल एंड हेल्थ है। भाई जाहिर सी बात ये है, प्लेफुल एंड पर्सनल है, आया भी पढ़े हैं, पीछे देख लेना आप लोग। नेक्स्ट है द राइटिंग्स ऑफ द अम्बर्टो इको इज, यानी अम्बर्टो इको का जो लेखन कार्य वो कैसा है भाई, अभी पढ़ गए हैं ऊपर ऊपर, नॉन फिक्शनल है, कहाँ पे वो देखो ऊपर वहाँ पे, योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, ये हो जाता है। हाउ इज रेगुलर एकेडमिक स्टाइल यूजुअली डिस्क्राइब्ड, यानी सामान्यतः जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल है उसको कैसे वर्णित किया गया, कैसे वर्णन किया जाता है उसका, तो देखो यहाँ पे है भाई, विच इज ये एकेडमिक स्टाइल विच इज इनवेरिएबली डिपर्सनलाइज्ड एंड ड्राई एंड बोरिंग, बस ये करेंगे तो अपन ये तीन ही शब्द आपको लिखने हैं। कहाँ पे, डिपर्सनलाइज्ड, ये कुछ एक शब्द होते हैं डिपर्सनलाइज्ड, ये थोड़ी सी बातें ना आपको कुछ समझ में आनी जरूरी है। इसके बाद है ड्राई एंड बोरिंग, ड्राई एंड बोरिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तीन ही शब्द लिखने हैं जिससे क्या है आपको समस्या न हो भाई। व्हाट डिड ए प्रोफेसर से अबाउट इकोज फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्शन, पहले डिसर्शन के बारे में उसने क्या कहा प्रोफेसर ने, तो देखो यार क्या कहा, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ ए सर्टेन सब्जेक्ट्स, ये कहा है उसने, है ना, यहाँ से लेके
और इसके बाद में कहाँ तक करना है इनका, यहाँ तक करना है भाई। ये आपको आंसर है ना खुद करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि इतनी जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ से लेके कौन से नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक करना है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट डिड इको इंक्लूड इन हिज रिसर्च स्टोरी में क्या सम्मिलित कर लेता है वो अपने पास, तो वो सम्मिलित करता है, देखो अपने पास क्या है, ये रहा ट्रायल्स एंड एरर्स, ये रहा अपने पास ट्रायल्स एंड एरर्स, तो यही लिखेंगे अपन ट्रायल्स एंड एरर्स। ये आप वहां पे भी देख के कर सकते हो, क्योंकि देखो ये रहा आपके पास इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास ट्रायल्स एंड एरर्स आंसर होगा। इसका आंसर मैंने बता दिया, वहां से कर लेना। नेक्स्ट अपन यहाँ से बात करते हैं, एट द पॉइंट, इसी समय इसी बिंदु पर, एट द एज ऑफ 22 22 वर्ष की उम्र में, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन। 22 वर्ष की उम्र में तो मैं समझ गया था भाई कि ये जो अपने पास बुक्स है, किताबें हैं, वो वैसे लिखनी चाहिए जैसे मैं लिखता हूँ या मैं कर चुका हूँ, इस तरीके से। बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, अपनी रिसर्च की कहानी बताते हुए। दिस इज वाई, यानी कहने का मतलब आपको किताबें कैसे लिखनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं लिखता हूँ। अपने जो रिसर्च कार्य है मैं अपनी किताबों में ऐड करता हूँ, अपने नॉवल वगैरह में ऐड करता हूँ। दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव ए नेरेटिव एस्पेक्ट, इसीलिए जो मेरे एसेज हैं, निबंध है, उसमें एक विवरणात्मक एस्पेक्ट पहलू होता है। नैरेटिव का मतलब विवरणात्मक, बड़ा। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, नॉवेल्स की बात कर रहा है, सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। इसीलिए मैंने अपना जो नैरेटिव कार्य है, यानी जो नॉवेल्स वगैरह हैं, वो मैंने बाद की उम्र में लिखना शुरू किया, लगभग 50 या उसके ज़्यादा या कम, थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मतलब मोर और लेस, 50 के आसपास की बात कर रहा है कि उस समय मैंने लिखना शुरू किया नॉवेल्स। तो I remember that my dear friend Ronald Barthes was always frustrated that he was an essayist, यानी मुझे याद है, मैं याद करता हूँ, मेरा एक दोस्त था रोनाल्ड बार्थेस, वो हमेशा कुंठित रहता था। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब था कुंठित। ये कुंठित क्या होता है, जो हमेशा ये सोचता है मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। कुंठित का मतलब बिल्कुल ऐसे चिड़चिड़ापन लिया हुआ रहता था कि मैं एक एसेइस्ट बन के रह गया, एसेइस्ट या निबंधकार बन के रह गया, एंड नॉट ए नॉवेलिस्ट, मैं एक नॉवेलिस्ट नहीं हूँ। इस बात का मुझे दुख था, यानी उसका दोस्त। He wanted to do creative writing one day, वो एक दिन ऐसा कुछ बढ़िया क्रिएटिव, यानी जिसमें अपनी रचनात्मक कार्य करना चाहता था। और another but he died before, और किसी अन्य दिन, लेकिन वो इससे पहले क्या है, मर गया। Before he could do so, ऐसा करता इससे पहले वो मर गया भाई। I never felt this kind of frustration, मैंने ऐसी कोई फ्रस्ट्रेशन महसूस नहीं की भाई, मैं नहीं करता ऐसी कुंठा मेरे अंदर नहीं आती भाई। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवल बाई एक्सीडेंट, मैंने तो नॉवल ऐसे कोई घटनात्मक ऐसे लिखना शुरू कर दिया था। आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड, एक दिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने शुरू कर दिया भाई। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, मेरी जो विवरणात्मक रुचि है उसको संतुष्टि प्रदान करते हैं ये नॉवेल्स, इसीलिए मैंने लिखना शुरू कर दिया भाई। ऐसे नहीं है कि मेरी रुचि थी शुरू से, मैं नॉवेलिस्ट बनना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये कौन कह रहे हैं, ये अपने अम्बर्टो इको कह रहे हैं। इसके बाद में मुकुंद टॉकिंग, हाँ मुकुंद की बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, चलो नॉवेल्स की बात करते हैं, आपके नॉवेल्स के बारे में। फ्रॉम बीइंग ए फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ रोज। अगर बात करें आपके पास नॉवेल्स के बारे में, तो आपका एक नॉवल है, उसके प्रकाशन के बाद में आप बहुत ही ज़्यादा स्टारडम पे पहुंच गए, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ द नॉन फिक्शन, आपने अपने पास 5 नॉवेल्स लिखे हैं अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, यानी जो नॉन फिक्शन कार्य है, यानी जिसमें कथात्मक कार्य नहीं होता है, नॉन फिक्शनल वो होता है, उसमें जो विद्वतापूर्ण जो कार्य है उसके विरोध में आपने 5 ही नॉवेलें लिखे हैं। लास्ट मोर देन 20 ऑफ देम, पिछले 20 के आसपास में, यानी पिछले जो 20 है उनमें से आपने 5 ही नॉवल लिखे हैं। अम्बर्टो इको ओवर 40, उसने कहा लगभग 40 से ज़्यादा की बात करो। मुकुंद ओवर 40 और 40 से ज़्यादा। अमंग द में सेमिनल पीस ऑफ द वर्क ऑफ द सेमेटिक्स, उनमें से जो प्रारंभिक, सेमिनल का मतलब था प्रारंभिक, पीस ऑफ वर्क ऑन सेमेटिक्स, सेमेटिक्स मैंने शुरू में बता दिया, लक्षण विज्ञान, उनमें से एक कार्य तो आपके पास लक्षण विज्ञान के बारे में है भाई। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको, लेकिन ज़्यादातर लोगों से पूछो तो अम्बर्टो इको के बारे में क्या कहते हैं, दे विल से, वो कहेंगे ओ है ही इज़ द नॉवेलिस्ट, वो तो ये कहेंगे तुम आप तो नॉवेलिस्ट है, नॉवेलिस्ट यानी फिक्शनल कार्य करते हैं। डज
दैट बोदर यू, क्या इससे आपको कोई परेशानी होती है? बोदर का मतलब परेशानी होती है। अंबेडकर को यस बिल्कुल होती है, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स और नॉवेल्स ऑन संडेज। बिल्कुल होती है भाई मुझे समस्या, क्योंकि मैं मैं अपने आप को मानता हूँ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो कि रविवारों को लिखता है। ये बात शुरू में आई थी भाई अपने। इट्स नॉट ए जोक, और ये जोक नहीं है भाई, ये मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज, मैं जो विद्वतापूर्ण जो संस्था की कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंसेज का मतलब मीटिंग, संगोष्ठी, एंड नॉट मीटिंग ऑफ द पेन क्लब्स एंड राइटर्स, मैं पेन क्लब्स और राइटर्स की मीटिंग में भाग थोड़ी लेता हूँ, मैं तो प्रोफेसर्स की मीटिंग में भाग लेता हूँ, संगोष्ठी में भाग लेता हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं एकेडमिक कम्युनिटी में हूँ, यानी जो वैद्विक समुदाय है उसमें हूँ मैं, यानी जो पढ़ाने वाला समुदाय है मैं उसमें हूँ। बट ओके, लेकिन ठीक है, इफ़ द मोस्ट पीपल, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादातर लोग हैव रीड ओनली द नॉवेल्स, जिन्होंने नॉवेल्स पढ़ा है, लाफ्स हंसता है, एंड सॉर्स कंधे उचकाता है, कंधे उचकाना। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स, मैं मानता हूँ कि नॉवल लिखने के द्वारा आई रीच ए लार्जर ऑडियंस, मैं लंबी बहुत ही बड़ी ऑडियंस के पास पहुँचा हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विथ स्टफ ऑफ द सेमेटिक्स, और मैं नहीं मानता भाई, मैं ये कल्पना ही नहीं कर सकता कि मेरे पास सेमेटिक्स से 1 मिलियन लोग भी आए हैं क्या, यानी मेरे साथ 1 मिलियन जो रीडर हैं, यानी 10 लाख रीडर भी नहीं है मेरे पास सेमेटिक्स के, जबकि नॉवेल्स के तो आएंगे भाई, 10 लाख है वहाँ पे आएंगे, बात आएगी। प्रश्न की बात कर लेते हैं। अंबेडकर को राइट्स हिज नॉवेल्स ऑन संडेज, रविवारों को लिखता है वो, तो अपनी बात आई अभी। हाउ मेनी नॉवेल्स हैज ही रिटन, उसने अपने पास से कितने नॉवल लिखे हैं? 5 ही नॉवल लिखे हैं पिछले 40 में से, अब बहुत कम है, फिर भी लोग उसको नॉवलिस्ट मानते हैं। अंबेडकर इको कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज ए एकेडमिक है भाई अपने पास, कॉमन मैन, कॉरेस्पोंडेंट, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, राइटर, हाँ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानते हैं बिल्कुल। हाउ मेनी स्कॉलरली वर्क्स हैज इको रिटन, कितने स्कॉलरली वर्क है वो कर चुका है? तो अपने पास ओवर 40 है। देखो स्कॉलरली वर्क की बात की थी, उसने कहा 20 से ज़्यादा, लेकिन उसने कहा ओवर 40, तो ओवर 40 कर देंगे, ओवर 40 ये हो जाएगा। वाई डज इको थिंक दैट पीपल आइडेंटिफाई हिम एज ए नॉवलिस्ट, इको क्यों सोचता है कि अपने पास लोग उसे क्या है, एक नॉवलिस्ट मानते हैं? तो मैं बता देता हूँ, यहाँ से देखो वाई डज को तो हटाएंगे, इको थिंक, अब यहाँ पे डज है तो यहाँ पे इको एक ना, तो यहाँ पे अपन थिंक्स करेंगे, इको थिंक्स दैट पीपल आइडेंटिफाई हिम एज ए नॉवलिस्ट बिकॉज most people have read his novels, यानी कहने का मतलब ज़्यादातर लोग उसके नॉवेल्स पढ़ चुके हैं। वाई डू इको राइट नॉवेल्स डिस्पाइट प्रिफरिंग एकेडमिक वर्क, यानी एकेडमिक कार्य को चुनते हुए नॉवेल्स क्यों लिखते हैं? डिस्पाइट प्रिफरिंग एकेडमिक नॉवल, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने पास क्या है, आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच ए लार्जर ऑडियंस, ये मानता है वो। तो यहाँ से शुरू कर देंगे, मैं वहाँ पे भी लिखाता हूँ बिकॉज, मैं बिकॉज से शुरू कर देता हूँ। अब बिकॉज से शुरू करना उसका मतलब इको राइट्स नॉवेल्स डिस्पाइट प्रिफरिंग एकेडमिक ईयर वर्क, बिकॉज वहाँ से शुरू करना, बिकॉज ही थिंक्स बाय राइटिंग नॉवेल्स ही कैन रीच ए ह्यूज ऑडियंस, या जो भी आपने पास जो पीछे दिया हुआ होगा क्या, लार्जर ऑडियंस है, तो भाई लार्जर ऑडियंस ही करेंगे अपन भी, ज़्यादा अलग नहीं लगाएंगे, तो लार्जर ऑडियंस। अब आप बाकी देख लेना भाई, है ना, ये बाकी सारे आप वहाँ पे देख लेना, पीछे लिखा हुआ भाई, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ही नो दैट, यानी वो सोचता है बाय राइटिंग नॉवेल्स ही रीच ए लार्जर ऑडियंस, ये आपके पास आंसर हो जाएगा वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, आप लोग भी कर लेना, आप भी तो करोगे कुछ। आते हैं यहाँ पे मुकुंद, विच ब्रिंग्स मी माई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इससे मेरा नेक्स्ट प्रश्न उठता है भाई, क्या? द नेम ऑफ रोज इज ए वेरी सीरियस नॉवल, एक बड़ा ही गंभीर नॉवल है भाई। कौन सा? द नेम ऑफ रोज,
इट्स ए डिटेक्टिव यार्न, एक यार्न मतलब कहानी, ये एक जासूसी कहानी है। एट वन लेवल बट इट आल्सो डेल्विस इनटू मेटाफिजिक्स, लेकिन ये अपने पास छानबीन भी, डेल्विस का मतलब था छानबीन करना, मेटाफिजिक्स का मतलब था अध्यात्म विज्ञान, आध्यात्म जिसमें आध्यात्मिक बातें होती है, एंड थियोलॉजी धर्म विज्ञान के बारे में, एंड मिडिवल हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी बातचीत करती है, छानबीन करती है। येट इट इंजॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस, फिर भी इसके पास एक बहुत ही बड़ी मास ऑडियंस का मतलब बहुत ही बड़ी अपने पास श्रोता पढ़ने वाले ऑडियंस है। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या आपको इससे आश्चर्य होता है? अम्बेडकर को क्या कहते हैं? नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड, ना मैं तो नहीं होता इससे आश्चर्यचकित, हाँ जर्नलिस्ट यानी पत्रकार है वो जरूर इससे आश्चर्यचकित होते हैं। पजल का मतलब चकरा जाना। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी तो पब्लिशर्स यानी प्रकाशित करने वाले भी हो जाते हैं। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड द पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रेस एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस है। जैसा कि आपके पास जर्नलिस्ट पत्रकार और जो पब्लिशर्स है वो ये विश्वास करते हैं कि लोग बेकार की बातें, ट्रेस का मतलब बेकार बिल्कुल ही, एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, और वो कठिन पढ़ना अनुभव महसूस, जो कठिन अनुभव कठिनाई महसूस होती है ऐसे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी मान्यता है किनकी? जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स की। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन द प्लेनेट, अगर बात करें विचार करो इस पृथ्वी पे 6 बिलियन लोग हैं, 6 अरब लोग हैं। इसके बाद में द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 to 15 मिलियन कॉपीज, और अपने पास जो ये नॉवल है द नेम ऑफ द रोज वो आपके पास 10 से 15 मिलियन कॉपी बिकी है। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ द रीडर्स, इसका मतलब मैं तो बहुत ही कम लोगों के पास पहुंचा, 6 अरब में से 1-1.5 करोड़ लोग पढ़ लिए होंगे भाई, तो इससे मैं बहुत कम पहुंचा हूँ। बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस, लेकिन ये वो जो पढ़ने वाले हैं वो ये हैं कि जिनको आसान लेखन कार्य पसंद नहीं आता है, बढ़िया कहानी, कठिन कहानी जो होती है वो पसंद आती है, और एटलीस्ट, और कम से कम डोंट ऑलवेज वांट दिस, और वो हमेशा इसको लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही ऐसा पढ़ना चाहते हैं। आई माई सेल्फ, मैं खुद ही एट 9 PM आफ्टर डिनर, डिनर के बाद 9 बजे, वॉच टेलीविजन, मैं टीवी देखता हूँ, वांट टू सी इधर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम, मैं इन दोनों में से एक नाटक देखना पसंद करता हूँ। आई एंजॉयड इट एंड नीड इट, मैं पसंद भी करता हूँ, आवश्यकता भी है, बट नॉट ऑल डे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि मैं सारे दिन ही पढ़ूंगा। ऐसा ही इनके लिए अपने पास रीडर्स के बारे में कह रहा है। बात करते हैं मुकुंद, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विथ द फैक्ट दैट इट डील्ड विथ अ पीरियड ऑफ द मिडिवल हिस्ट्री दैट, फिर मुकुंद ने एक प्रश्न और पूछा, क्या आपको इसकी जो विशाल सफलता है उसके पीछे जो मध्यकालीन इतिहास की कहानी तथ्य है वो हो सकता है क्या इसके पीछे राज? हाँ अम्बेडकर को, दैट्स पॉसिबल, ये संभव हो सकता है भाई, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, लेकिन मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। कहानी, हाँ, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन, भाई मैं हमेशा एक चाइनीज जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसकी तरह कहानियाँ सुनाता हूँ, और कहानियाँ मैं भी सुना देता हूँ बीच बीच में। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड, मेरे अमेरिकन पब्लिशर जो था, अमेरिका का जो पब्लिशर था, बुक प्रकाशित करता है वाइल सी, यानी लड़की है भाई ये पब्लिशर, सी लव्ड माई बुक, वो पसंद करती थी मेरी इस किताब को। सी डिडेंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन द कंट्री वेयर नोबडी हैज सीन ए कैथेड्रल और स्टडीज लैटिन, उसने भाई उसको पसंद आई मेरी किताब, उस महिला को, उस पब्लिशर को, लेकिन उसने भी ये कहा कि उसे आशा नहीं थी कि 3000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिकेगी उस देश में जहाँ पर ना तो कोई चर्च के बारे में सुनता है, ना कोई अपने पास लैटिन भाषा को पढ़ा है। ऐसे देश में वहाँ पे 3000 से ज़्यादा कॉपियाँ नहीं बिक सकती। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज, इसलिए मैंने वहाँ पे 3000 कॉपियाँ एडवांस में दे दी। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन द US, लेकिन बाद में अंत में पता चला कि वहाँ से 2 से 3 मिलियन जो कॉपीज है वो वहाँ पे बिकी थी। A lot of books have been written about the medieval past, बहुत सी किताबें भाई मध्यकालीन पास्ट पे लिखी गई है भाई, मध्यकालीन जो भूतकाल है उस पर लिखी गई है, बिफोर माइन, मेरे से पहले। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री, अब मैं भी ये सोचता हूँ भाई इस किताब की जो सफलता है बड़ी रहस्यात्मक है भाई, रहस्य है भाई। Nobody can predict it, कोई भी इसकी क्या नहीं कर सकता, भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। I think if I had written the name of Rose 10 years earlier or 10 years later, मैं भी मानता हूँ, मैं सोचता हूँ अगर मैं 10 साल पहले और 10 साल बाद में लिखता इसको, it wouldn't have been
द सेम, तो इसका रिजल्ट सेम नहीं रहता भाई, फिर इतनी नहीं बिकती। वाई इट वर्क एट दैट टाइम इज अ मिस्ट्री, अब उस समय इतना क्यों बिका, ये एक रहस्य रह गया भाई, रहस्य ही है ये भी। हाँ, यहाँ वो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इंटरव्यू में देख लो, अपने पास कोई ज़्यादा ऐसे नहीं है, बस एक इंटरव्यू है, नॉर्मल बातें हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो अब इसके प्रश्नों की बात और कर लेते हैं, प्रश्नों की बात होना जरूरी है। देखो पहला प्रश्न है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑफ द इंटरव्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। हाँ, पॉजिटिव है, अपने पास दृष्टिकोण बताएं इंटरव्यू के, तो द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज इंक्लूड एक्नॉलेजिंग इट्स इंपॉर्टेंस एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहला तो होता है कम्युनिकेशन का साधन, एंड ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, और सत्य जानने का भी साधन है, इंफॉर्मेशन सूचना लेने का भी साधन है, बिल्कुल है भाई, सूचना आपके बारे में भी इकट्ठा करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ, दीज डेज वी नो अबाउट वेरियस सेलिब्रिटीज, आजकल हम बहुत से सेलिब्रिटीज के बारे में जानते हैं, एंड अदर बिग पर्सनालिटीज, और जो बड़ी अपने व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में जानते हैं, थ्रू देयर इंटरव्यू, उनके इंटरव्यू के द्वारा ही जानते हैं भाई। सम इवन लुक एट द प्रोसेस एज एन आर्ट, उनमें से एक क्या है, अपनी एक कला दिखती है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो एक कला है। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइट्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, यानी कहने का मतलब ज़्यादातर इंटरव्यू है वो ऐसा क्यों, अपने क्लेरिफाई सेलिब्रिटी है वो क्या मानते हैं, डिस्पाइज विरोध, इसके विपरीत क्यों लिखते हैं भाई, कहने का मतलब विरोध क्यों। मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज दे लुक एट इंटरव्यूज एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, क्योंकि वो मानते हैं कि उनके जीवन में दखल अंदाजी है। दे फील दैट इट डिमिनिशेज देम, ये भी मानते हैं कि वो उनको कम कर देता है। दे फील दैट दे आर वाउंडेड बाई इंटरव्यूज, वो ये भी मानते हैं कि इंटरव्यू के द्वारा उनको चोट पहुंचती है, घायल हो जाते हैं, एंड लॉस ए पार्ट ऑफ देम सेल्वेज, अपने जीवन का एक हिस्सा खो देते हैं। द कंसिडर्ड इंटरव्यूज इमोरल एंड क्राइम, वो अनैतिक समझते हैं, अपराध समझते हैं, अनवांटेड एंड अनवेलकम इंटरप्शन इन देयर पर्सनल लाइफ, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बिलीफ इन द सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड, प्रश्न आया, पढ़े थे अपन ने, कोई किसी की फोटो लेता तो क्या होता है, देखो some primitive cultures believed that photographing a person is no less than stealing her soul out of the body and rendering him incomplete and slighted, कहने का मतलब है कि फोटोग्राफिंग लेने का मतलब वो उसकी आत्मा चुरा रहा है और उसको बिना आत्मा के भ्रमण करने के लिए छोड़ देता है। What do you understand by the expression thumb print on the windpipe, गले पर अंगूठे का निशान से आप क्या समझते हो। देखो, सोल बिलो once described interviews as being the thumbprint on his windpipe, उन्होंने बताया था, वर्णन किया था। It means that he considered interviews as a painful experience, इसका मतलब वो बहुत ही कष्टदायक अनुभव महसूस करते हैं इंटरव्यूज का। As something that caught him by the his pipe, ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको गला पकड़ लिया हो, choked him, उसका गला रुंध गया हो, and left permanent thumbprint on it, और ऐसा लगता है जैसे कि गले पे परमानेंट निशान छोड़ती हो। Who in today's world is our chief source of the information about personalities, व्यक्तित्व के बारे में। इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में, द चीफ सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन पर्सनालिटीज इज द इंटरव्यूअर है भाई, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है। हु थ्रू हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस, जो कि अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपने प्रभाव से गैदर्स इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करता है, एंड प्रोवाइड्स, और देता है अस हमें, with the best possible information on the interviewees, and he extract in everything significant through his questions for us, और वो अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों से हमारे लिए सूचना लाता है। नेक्स्ट, डू यू थिंक अम्बेडकर लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, गिव रीजंस फॉर योर ओपिनियन, इंटरव्यू पसंद करता है क्या, यस बिल्कुल पसंद करता है भैया। अम्बेडकर ऑल पॉसिबिलिटीज, सारी संभावना में, लाइक बीइंग इंटरव्यूड, हर संभावना में पसंद करता है भाई। He felt just as ease with the interviewers and answered all the questions fully and patiently without showing any hurry, बिल्कुल धैर्य के साथ, बिल्कुल खुशी के साथ आंसर देता है और कोई जल्दबाजी नहीं दिखाता है। He stated his achievement in a very modest manner and explained his philosophical views, उसने बिल्कुल भाई अपने पास दृष्टिकोण व्यक्त करे हैं, अचीवमेंट, अपनी उपलब्धि है बिल्कुल दिखाई है, और अपनी दार्शनिक जो दृष्टिकोण है वो भी व्यक्त किए हैं, एंड इंटरेस्ट क्लैरिफाई और क्लियरली, और अपनी रुचियां स्पष्ट रूप से बताता है। ही लेट द इंटरव्यूअर इंटर द सीक्रेट अबाउट हिज क्राफ्ट विद द लाउड लाफ, वो हंसते हंसते अपने रहस्य बताता है भाई। आल्सो ही एलिब्रेटेड हिज अप्रोच विच वाज क्वाइट,
एंड यूनिक, सॉरी, और वो अपने पास इलेबरेट करता है, व्याख्यान करता है अपनी पहुंच के, जो कि यूनिक है भाई, वास्तव में अद्वितीय। ही वॉज मैनरली वार्म एंड प्रॉपरली रेस्पॉन्सिव एज वेल, बिल्कुल ही अपने पास उत्तर देने वाला व्यक्ति है, ठीक सही रूप से। हाउ डज इको फाइंड द टाइम राइट सो मच, इतना लिखने के लिए समय कहाँ से निकालता है अपने पास नोवेल इको। देखो इको स्टेट्स, इको ये बताता है दैट देयर आर ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन हिज लाइफ, उसके जीवन में बहुत खाली समय रहे। कौन से? ही कॉल्स देम इंटरस्टिसेज, जिनको वो इंटरस्टिसेज बोलता है, रिक्तियाँ बोलता है। देयर आर मेनी एम्प्टी मोमेंट्स इन लाइफ, और अपने जीवन में है रहे। फॉर इंस्टेंसेस गोइंग अप टू द लिफ्ट और वेटिंग ऑन द समवन इन दैट एम्प्टी स्पेस, इको लाफिंगली स्टेट्स दैट ही राइट्स एन आर्टिकल, वो बताता है भाई मैंने इस खाली समय में आर्टिकल लिख लिया है। देन ही स्टेट्स दैट ही कंसिडर्स हिमसेल्फ ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, फिर वो बताता है कि मैं संडेज को नॉवल लिखता हूँ रादर देन नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट के अलावा के बजाय। प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है इसके। व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग, अच्छा एकेडमिक की जो स्टाइल है वो क्या है, कैसी है भाई। देखो इकोज एकेडमिक स्टाइल वाज डिस्टिंक्टिव, यानी बिल्कुल भिन्न है भाई। ही हैज एडप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, एक अनौपचारिक पहुंच पर प्राप्त किया है। ही प्रेजेंटेड हिज फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्शन इन इटली, टेलिंग इन इट द स्टोरी ऑफ रिसर्च इंक्लूडिंग हिज ट्रायल्स एंड एरर्स, उसने अपने पहली जो शोध डिग्री थी वो इटली में दी थी, जिनमें उसने शामिल किया था ट्रायल्स और एरर्स, दोनों सम्मिलित थे। हिज एसेज ऑलवेज हैव ए नैरेटिव एस्पेक्ट, एक विवरणात्मक पहलू है उनके अपने पास एसेज में। एंड हिज नॉवेल्स आल्सो हैव दिस एस्पेक्ट, और उसके नॉवल में भी यही गुण है भाई, देख लो भाई। नॉवल सेटिस्फाइड हिज टेस्ट फॉर नरेशन, नॉवल से उसकी संतुष्टि करते हैं, संतुष्टि उसकी रुचि को संतुष्टि देते हैं जो नरेशन से विवरणात्मक है। ही हैज रिटन ए सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमेटिक्स, और उसने एक बहुत ही आवश्यक सेमेटिक्स लक्षण विज्ञान पे अपने पास क्या लिखा, लेख लिखा है। नेक्स्ट आता है, डिड अम्बर्टो इको कंसिडर हिमसेल्फ ए नॉवलिस्ट फर्स्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर, क्या वो अपने आप को एक नॉवलिस्ट समझता है पहले या एकेडमिक? बिल्कुल अपन पर क्या एकेडमिक मानता है। अम्बर्टो इको कंसिडर हिमसेल्फ एन एकेडमिक स्कॉलर फर्स्ट एंड एन नॉवलिस्ट लेटर, पहले वो अपने आप को क्या प्रोफेसर समझता है, उसके बाद नॉवलिस्ट। ही मेक्स हिज प्रेफरेंसेज क्लियर बाय सेइंग आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, ये बात आ चुकी है भाई। ऑन वे वीकडेज, यानी सप्ताह के दिनों में ही अटेंड्स एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड डज अदर स्कॉलरली नॉन फिक्शनल वर्क, यानी कहने का मतलब वो एकेडमिक जो संगोष्ठी होती है उसको ज्वाइन करता है भाई, ये हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल द नेम ऑफ द रोज, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बड़ा हो सकता है, बड़े यानी 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल द नेम ऑफ द रोज, ये अपने पास नीचे कुछ ये कारण दे रहे हैं भाई। क्या? इट इज़ ए वेरी सीरियस नॉवल, पहला तो गंभीर नॉवल है। इट हैज़ ए डिटेक्टिव यान, एक डिटेक्टिव कहानी है एट वन लेवल। द फैक्ट इज दैट इट डील्स विथ ए पीरियड ऑफ द मिडिवल हिस्ट्री विच हैज़ इट्स रोल इन इट्स ह्यूज सक्सेस, और दूसरी बात करें तो ये मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी वर्णन करता है जो कि इसकी ह्यूज सक्सेस का कारण बनता है। दिस नॉवल हैज डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग, एक विभिन्न स्टाइल है भाई उसकी लेखन कार्य की। एंड इट इज द नरेशन, और एक विवरणात्मक है। द रीडर्स रियलाइज्ड द रीडर रियलिस्ट इट मच, बहुत ही आनंद लेते हैं, रियलिस्ट का मतलब आनंद लेना। सो इट असिस्टेड मच इन इट्स सक्सेस, और यही कारण है उसकी सफलता का। इन दिस नॉवल, इस नॉवल में इको हैज कंसियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, उसने एक इनफॉर्मल अनौपचारिक अप्रोच भी शामिल की है। एंड दिस अप्रोच मेड इट पॉपुलर अमॉन्ग द रीडर्स, और यही एक जो अप्रोच है, पहुँच है, वो उसको अपने पास रीडर के बीच में फेमस कर देती है। द नॉवलिस्ट हैज इनकॉर्पोरेटेड प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी, और अपने पास बात करें नॉवलिस्ट के बारे में तो वो उसको प्लेफुल और पर्सनल क्वालिटी के गुण के कारण इनकॉर्पोरेटेड करते हैं, फेमस करते हैं, साथ में रखते हैं। द रीडर्स अक्रॉस द यूनिवर्स लाइक इट मच, भाई अपने पास अपने इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड से, दुनिया से लिया गया है, यहाँ पे सारी दुनिया में इसको पसंद किया गया है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जाने से पहले एक बढ़िया सा शेर आप लोगों के लिए, थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है, ध्यान से सुनना इस बात को,
कि चंद कड़वे शब्दों पर किरदार तोल देते हैं लोग। क्या है कि चंद कड़वे शब्दों पर किरदार तोल देते हैं लोग, और जब बात खुद की हो तो शब्दों का अर्थ बदल देते हैं लोग। इसलिए मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अपने पेरेंट्स का कहना मानते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।